हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 9 है, जिसका टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, क्या होती है एग्जाम्पल से समझेंगे, और फिर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन को समझेंगे, और फिर हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ नॉट। राइट, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज हो गया, एफ फॉर्मेशन के लिए हो गया, और नॉट का मतलब है हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात कर रहे हैं। तो डेल्टा एच एफ नॉट क्या हो गया? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ध्यान से। The standard enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound from its constituent elements in their most stable states of aggregation or reference states is called as standard molar enthalpy of formation। देखो, जब हम स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें उस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की बात करना है। वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो कि होगा जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। राइट, तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपनी सबसे स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए या रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 चीजें हो गई स्टूडेंट्स, कि पहला स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की बात की जा रही है, दूसरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होना चाहिए, और तीसरा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होना चाहिए जो कि सबसे स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन में या रेफरेंस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें हैं, तब जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। 3 चीजें कौन सी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड कंडीशंस होना चाहिए, दूसरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, 1 मोल से ज्यादा नहीं हो, और तीसरा जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है 1 मोल, उसका फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से ही होना चाहिए जो कि अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन में प्रेजेंट हो। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं हो रहा है तो भी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, और मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन से भी नहीं हो रहा है तो भी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब कंडीशन सारी फुलफिल होंगी तब जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आएगा उसको स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, जिसमें क्या हो रहा है, वाटर का लिक्विड का 1 मोल फॉर्म हो रहा है, और वो हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन होती है H2 गैस, ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन होती है O2 गैस, और यहां पे वाटर लिक्विड 1 मोल फॉर्म हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, दूसरा 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, और तीसरा यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स में है, तो ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इसीलिए इस रिएक्शन के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा गया, जो कि आता है -285.8 किलो जूल पर मोल। यानी जब 1 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होगा, उस समय जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो आएगा -285.8। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2, फॉर्मेशन ऑफ मैथेन। मैथेन CH4, इसका फॉर्मेशन भी कैसे होना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो कि अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन में प्रेजेंट हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, तब जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैथेन के फॉर्मेशन के लिए हमें कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट लेना होगा और 2H2 गैस
से रिएक्शन करानी होगी, तब जाके मैथेन का CH4 का गैसियस फॉर्म में 1 मोल बनेगा। तो मैथेन गैसियस फॉर्म में 1 मोल जो बन रहा है वो हाइड्रोजन और कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट से बन रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में जो प्रेजेंट है उनसे बन रहा है, और 1 मोल ही बन रहा है और स्टैंडर्ड कंडीशंस में बन रहा है। तब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया है वही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है मैथेन का, और वो है -74.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी किसी कंपाउंड का 1 मोल का फॉर्मेशन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं होगा तो उस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल नहीं होगी। तो यही बात यहां पे कही गई है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स देन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब कंपाउंड का 1 मोल बन रहा है लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बन रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं लेकिन कंपाउंड का 1 मोल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बन रहा है, इसलिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी उस रिएक्शन की वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखिए, हम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कैसे बनता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 सॉलिड। इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -178.3 किलो जूल पर मोल। तो आप यहां पे देखिए CaCO3 का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड से और CO2 से, जबकि होना किससे चाहिए था, कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 या 3/2 O2 गैस। ओके, जो भी हमको यहां पे जितना भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो O2 हमको स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड फॉर्म O2 है, कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट है और कैल्शियम की स्टैंडर्ड फॉर्म कैल्शियम सॉलिड है। अगर कैल्शियम सॉलिड लेकर कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट लेकर O2 गैस लेकर CaCO3 बनाया जाता 1 मोल स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल हो जाता। लेकिन जो दी गई रिएक्शन है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 सॉलिड, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इसी बात को यहां पे समझाया गया है। इन द अबव एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, तो कैसी होगी ये रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो क्या कहा गया है, देखो, in the above exothermic reaction the enthalpy change is not the enthalpy of formation of calcium carbonate since calcium carbonate has been formed from other compounds and not from its constituent elements। जो दी गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है वो दूसरे कंपाउंड से बना है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बना है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगर ये कहें कि मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही हो रहा है जो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन में प्रेजेंट हैं, लेकिन 1 मोल से ज्यादा बन रहा है, तो 1 मोल से ज्यादा जब कभी भी बनेगा तो उस रिएक्शन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या रिलेशन हो जाएगा उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए ध्यान से, when in a chemical reaction more than 1 mole of a compound is formed from its constituent elements, definitely then the standard enthalpy of formation and standard enthalpy of reaction are related as follows। भाई स्टैंडर्ड कंडीशंस आपने रखी हैं, कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बन रहा है लेकिन 1 मोल से ज्यादा बन रहा है। अब 1 मोल से ज्यादा कितना बन रहा है, तो 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल जो भी हो, बट 1 से ज्यादा होना चाहिए, n must be greater than 1। तो उस सिचुएशन में जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपॉन n। डेल्टा HF नॉट इज इक्वल टू डेल्टा HR नॉट अपॉन n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, जो कंपाउंड है उसके कितने मोल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए।
अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए HBr का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड ब्रोमीन लिक्विड। ये इनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। लेकिन यहाँ पे HBr के 2 मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, HBr गैस के 2 मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया गया है -72.8 किलोजूल पर मोल। तो अगर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr की बात करें तो वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ गिवन रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2। क्यों किया हमने 2? क्योंकि यहाँ पे HBr के कितने मोल्स मिल रहे हैं, 2 मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, n यहाँ पे 2 है इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, -72.8 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr आ जाएगा हमारे पास -36.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि हमने ये मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन की बात क्यों की। ये जो मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन में एलिमेंट्स को लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है, आपके दिमाग में एक सवाल भी आना चाहिए। तो जब कभी भी हम किसी एलिमेंट को उसकी रेफरेंस स्टेट से बात करते हैं या उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन से बात करते हैं तो वो इसलिए करते हैं यहाँ पे क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन के दौरान या रेफरेंस स्टेट के दौरान जो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट यूज हो रहा है उस एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू 0 होती है, राइट। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF0 किसी भी एलिमेंट के लिए अपनी रेफरेंस स्टेट में या उस एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में हमेशा 0 होता है, राइट। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of an element in their reference state or in their most stable states of aggregation is taken as 0। वो क्या होगा, 0 होगा। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट की कौन सी मोस्ट स्टेबल स्टेट है जहां पे उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो एग्जांपल देखिए, the standard enthalpy of formation of H2 gas, N2 gas, chlorine gas, bromine liquid, iodine solid, carbon solid graphite, F2 gas, O2 गैस इज कंसिडर्ड टू बी 0। तो हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट्स हैं और उनकी जो मोस्ट स्टेबल स्टेट्स है उन सब का यहाँ पे जिक्र किया गया है। उन सब के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0 होता है। कौन कौन है, तो हाइड्रोजन की जो मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन है वो है H2 गैस, नाइट्रोजन के लिए है N2 गैस, क्लोरीन के लिए है Cl2 गैस, ब्रोमीन के लिए है Br2 लिक्विड, आयोडीन के लिए है I2 सॉलिड, कार्बन के लिए है कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, फ्लोरीन के लिए है F2 गैस और इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए है O2 गैस। ठीक है, ये सभी स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन है या रेफरेंस स्टेट हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए और इन सभी के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। For a general reaction, the standard enthalpy of reaction and the standard enthalpy of formation of reactant and the standard enthalpy of formation of product are related to each other as follows। किसी भी जनरल रिएक्शन की बात करें जहां पे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस जनरल रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा डेल्टा HR0 आएगा, वो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से रिलेशन क्या है तीनों के बीच में। क्या है रिलेशन, देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा HR0 इज इक्वल टू सबमिशन B डेल्टा HF0 ऑफ प्रोडक्ट्स सबमिशन A डेल्टा HF0 फॉर रिएक्टेंट्स। यहाँ पे डेल्टा HF0 प्रोडक्ट के लिए मतलब हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सबमिशन का मतलब है हम टोटल काउंट करेंगे, ऐड करेंगे सभी प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, और B जो है वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट।
इसी तरह से ए क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सबमिशन साइन का मतलब है जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सभी रिएक्टेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड किया जाएगा। डेल्टा एच एफ नॉट रिएक्टेंट हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही बात यहां पे कही गई है, वेयर ए एंड बी आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, CO2 गैस, N2O गैस एंड N2O4 गैस आर -110, -393, 81 and 9.7 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा HR for the reaction N2O4 gas plus 3CO gas gives N2O gas plus 3CO2 gas। ठीक है, तो ये गिवन रिएक्शन है आपके सामने जिसके लिए आपको सभी की रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो अगेन जैसा मैंने ऊपर कहा, जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उनके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हुए सभी प्रोडक्ट्स के एंथैल्पीज को ऐड करना है, सभी रिएक्टेंट्स की एंथैल्पीज को ऐड करना है, फिर प्रोडक्ट की एंथैल्पीज में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, N2O और CO2 जिसके 3 मोल्स हैं, राइट, और रिएक्टेंट कौन है, N2O4 और CO के यहाँ पे 3 मोल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इसके आगे 3 आ जाएगा, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस 3 मोल्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O है 81, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है -393, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 है 9.7, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है -110। ठीक है, सबको वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 81 माइनस 3 को -393 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1179। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस 9.7 एज इट इज रख दिया और 3 को -110 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -330 ओके किलो जूल पर मोल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 81 माइनस 1179 करेंगे तो ये हो जाएगा -1098, माइनस 9.7 में से 330 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -320.3 किलो जूल पर मोल। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -1098 प्लस 320.3 किलो जूल पर मोल। -1098 बड़ी यूनिट है, उसमें से हमने 320 प्लस का माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन रहेगा और हमारे पास आ जाएगा 1098 में से 320.3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -778 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट की हेल्प से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकालना सीखा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो जरा ध्यान से देखिए। गिवन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन -92.4 किलो जूल पर मोल। What is the standard enthalpy of formation of ammonia gas? Right? अब आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है जिसमें क्या हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है -92.4। अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा होता तो नाइट्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है और अमोनिया का 1 मोल अगर फॉर्म होता तो जो गिवन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो जाता। लेकिन यहाँ पे अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम
नहीं आएगा। तो क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय n, हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला, n कितना यहाँ पे 2, तो उसको 92.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब अब जो आंसर आएगा वो होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस -46.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड is equal to standard enthalpy of reaction upon n, where n is the number of moles of substance formed. ठीक है, here n is 2, n कितना यहाँ पे 2 है, so standard enthalpy of reaction is equal to -92.4 किलो जूल पर मोल। n यहाँ पे 2 है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -92.4, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, -92.4 डिवाइडेड बाय 2 किलो जूल पर मोल। 92.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस आ जाएगा -46.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, जहां पे आपको 3 रिएक्शंस की हेल्प से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी कंपाउंड का कैलकुलेट करने को कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शंस वहां पे गिवन होती हैं, उनकी हेल्प से, उनके गिवन डाटा की हेल्प से आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना होता है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, calculate the standard enthalpy of formation of methanol liquid from the following data। आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं और उन रिएक्शंस के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, या हम सीधा कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डाटा गिवन है। तो जो भी रिएक्शंस हैं उनके साथ जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डाटा गिवन है, उनकी हेल्प से आपको बताना है कि मैथनॉल लिक्विड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्या क्या रिएक्शन गिवन है। पहला रिएक्शन है मैथनॉल लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस gives CO2 gas plus 2 H2O liquid, and standard enthalpy of reaction for this particular reaction is -726 kilojoule per mole। सेकेंड रिएक्शन जो आपके सामने गिवन है, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हियर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हियर इज -393 किलोजूल पर मोल। Third reaction which is given here is H2 gas plus half O2 gas gives H2O liquid, और यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना है, -286 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथनॉल का फॉर्मेशन होगा किससे। मैथनॉल के फॉर्मेशन के लिए आपके पास 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन है, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, वो कहाँ पे है, सेकेंड रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसका यूज हमें करना पड़ेगा। फिर कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, H2 गैस, वो कहाँ पे है, थर्ड इक्वेशन में, तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन है, O2 गैस, जो कि आपके पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में ही है, तो हमें तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमें और प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए, मैथनॉल लिक्विड, जो कहाँ है, फर्स्ट रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट। तो हमें ये देखना है कि हमको जो चाहिए एज अ प्रोडक्ट, एज अ रिएक्टेंट, वो सब यहाँ है, तो बिल्कुल वो सारी रिएक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा और कुछ उसको थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ेगा। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा, या किसी रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले हम देखें कि हमारी डिजायर्ड इक्वेशन क्या है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथनॉल के लिए क्या क्या रिएक्टेंट चाहिए, उनका क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होना चाहिए, और उस डिजायर्ड इक्वेशन को लाने के लिए इन तीनों इक्वेशन पे हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखिए, समझिए ध्यान से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपने क्या कहा कि द डिजायर्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैथनॉल इज, आपको मैथनॉल का फॉर्मेशन करना है, उसके लिए डिजायर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास। तो मैथनॉल लिक्विड आपको चाहिए एज अ प्रोडक्ट, वो तो है ही है। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1 एटम चाहिए, तो हाफ O2 गैस हो जाएगा। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म है H2 गैस, कितना चाहिए हाइड्रोजन के एटम्स, 4 चाहिए, तो 2 H2 गैस आपको लेना पड़ेगा। कार्बन का 1 एटम ही चाहिए, तो कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट हो जाएगा। तो डिजायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस 2 H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CH3OH लिक्विड, और इसके लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है।
अब देखिए सबसे पहली बात, CH3OH कहाँ चाहिए आपको? प्रोडक्ट में। कहाँ दे रखा है? इक्वेशन 1 में। और वो कहाँ दे रखा है? रिएक्टेंट साइड में। तो हम उसको थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने से क्या होता है, आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है कि जब भी किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिवर्स किया जाता है, लिखने का तरीका बदला जाता है, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहली बात, ऑन रिवर्सिंग द इक्वेशन 1 वी गेट, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में मेथनॉल को प्रोडक्ट साइड लाना है, इसलिए हमने इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करने से क्या हुआ, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स CH3OH लिक्विड प्लस 3/2O2 गैस। इक्वेशन सेम है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गए, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो माइनस में था वो प्लस में आ गया। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अब कितना आ गया, फोर्थ वाली इक्वेशन के लिए प्लस 726 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन है जिसकी हम बात करें इक्वेशन 3 की, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको H2O जो है उसको हटाना है। यहाँ पे H2O है 2 मोल्स और हमारी इक्वेशन 3 में H2O 1 मोल ही है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O लिक्विड 2 मोल्स यहाँ प्रोडक्ट साइड आ जाएगा, यहाँ रिएक्टेंट साइड है, दोनों इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है हमारी, जहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और साथ ही साथ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी, जिस वजह से हमारे पास वाटर के 2 मोल्स का फॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। तो क्या कहा यहां पे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय फैक्टर ऑफ 2 वी गेट, क्या होगा, तो H2 वहां पे 1 मोल था, अब 2H2 गैस हो गया, वहां पे हाफ O2 था, अब ये 1 O2 हो गया, वहां पे 1 H2O लिक्विड था, अब मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर 2 H2O लिक्विड हो गया, राइट। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास कितना आ गया, -286 पहले था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया -572 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इक्वेशन 2 हमारे पास जो है उसको एज इट इज यूज करना है। इक्वेशन 4 हमने बना ली इसको इक्वेशन 1 को रिवर्स करने के बाद, और इक्वेशन 5 हमने बना ली इक्वेशन 2 को एज अ इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टर 2 से। तो इस तरह से जो हमारे पास इक्वेशन 2 जो हमने अनचेंज रखा, और 4 और 5 जो यहाँ पे हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको फॉर्म कर लिया, उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सो नाउ ऑन एडिंग द इक्वेशन 2, 4 एंड 5, 2 कौन सी है जो आपके पास अनचेंज रखी है आपने, वो है 4 कौन सी है, जो ये इक्वेशन जिसको आपने इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दिया और अब आपके पास जो इक्वेशन आई है वो, और 5 कौन सी है, जब आपने इक्वेशन 3 को 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद जो ऑब्टेंड हुआ है वो। तो इस 2 इक्वेशन को, 5 को और 4 को हम जब ऐड कर देंगे तब क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। तो जैसा कि कहा गया, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 5, तो हमने आपकी सहूलियत के लिए तीनों इक्वेशन फिर से लिखती हैं। इक्वेशन 2 क्या थी, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस एंड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर दिस रिएक्शन इज -393 किलो जूल पर मोल। दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 4 क्या आई थी, 1 को चेंज करने के बाद, रिवर्स करने के बाद, तो वो हो गया था CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिव CH3OH लिक्विड प्लस 3/2O2 गैस एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज प्लस 726 किलो जूल पर मोल, एंड दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई किया 2 फैक्टर से, वो आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। वो क्या है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड, और इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया -572 किलो जूल पर मोल। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 2, 4 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे। कॉमन टर्म क्या है, सबसे पहले CO2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड हैं, कैंसिल हो जाएगा। H2O दोनों साइड हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। 2H2O यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है, तो 2H2O इक्वेशन 5 में प्रोडक्ट साइड है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो इक्वेशन 4 में 3/2O2 है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा O2 से। एक O2 है इक्वेशन 2 में और 1 मोल ऑफ O2 है इक्वेशन 5 में। 1 + 1 2 मोल हो गया, 3/2 यहाँ से 3/2 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास हाफ मोल ऑफ O2 रह जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या चीज़ें रह गई,
कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट रह गया इक्वेशन 1 में से, हाफ O2 गैसियस रह गया इक्वेशन 1 में से, और कुछ भी नहीं है। इक्वेशन 2 में से आपके पास मैथनॉल रह गया और इक्वेशन 3 में से आपके पास H2 गैस रह गया। तो जो रह गया उसको हम साथ में लिख देंगे फाइनल में, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस हाफ मोल ऑफ O2 गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स मैथनॉल लिक्विड। ये हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है जिसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, हम अच्छे से जानते हैं कि जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी ऐड हो जाएंगे, राइट। ये हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बात कर रखी है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2, 4 और 5 के जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हैं वो ऐड हो जाएंगे। सो इस गिवन डिजायर्ड इक्वेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, इक्वेशन 2, 4 और 5 के जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उनको ऐड कर दिया। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, डेल्टा HR2 डेल्टा HR4 प्लस डेल्टा HR5, तीनों को ऐड कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं तीनों की। देखिए वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, -393 प्लस 726 प्लस -572, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और यूनिट तो हमारे पास किलो जूल पर मोल है ही है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, -393 प्लस 726 -572 किलो जूल पर मोल, माइनस एक बड़ा टर्म बन जाएगा माइनस का, उसमें से 726 प्लस का ऐड कर देंगे। सो -393 -572 मिलके हो गया -965 प्लस 726 किलो जूल पर मोल। सॉल्व करने पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया -239 किलो जूल पर मोल। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नीट जेईई में भी पूछे जाते हैं और 11th बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एनुअल एग्जाम्स, उनमें भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये जरूर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम आते हैं इस वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा HC0, राइट। C स्टैंड फॉर कंबशन। अब हम जब कंबशन की बात करते हैं तो कंबशन का मतलब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, राइट। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी फ्यूल का जब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। अब यहां पे आप बात कर रहे हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, तो कंबशन का प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कराना है, तो यानी जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आएगा, राइट। और उस कंबशन जिस सब्सटेंस का करा रहे हो उस सब्सटेंस का भी 1 मोल लेना है। तो सब्सटेंस का 1 मोल लेने के बाद स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कंबशन कराने के बाद या कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराने के बाद जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आएगा उसी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। तो हम क्या कह देंगे, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस at standard conditions is called as standard enthalpy of combustion। यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जब कभी भी किसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उस प्रोसेस में जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के दौरान जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, अब इसमें 2 बातें हैं। 2 बातें क्या हैं कि मान लेते हैं कि जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है इसका स्टैंडर्ड कंडीशन पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक ही स्टेप में हो रहा है। तो जब एक ही स्टेप में हो रहा है तो उस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो उस स्टेप की होगी वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का कंबशन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एक स्टेप में ना होकर एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, तो उस समय उस एक से ज्यादा स्टेप में जितने भी स्टेप में वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है उन सभी स्टेप्स की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को जब ऐड करेंगे तो उस सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगा। ठीक है, दोनों बातों को हम अच्छे से समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए ध्यान से, व्हेन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अकर इन अ सिंगल स्टेप देन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी जब कभी भी किसी सब्सटेंस के 1 मोल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है और वो एक ही स्टेप में होता है तो उस सब्सटेंस के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा उस प्रोसेस का, 1 स्टेप का, सिंगल स्टेप का, उस सिंगल स्टेप के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही उस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ कंबशन के इक्वल होगा। ओके, तो फिर से देखिए क्या कहा मैंने,
when the complete oxidation of 1 mole of substance occur in a single step, एक ही step में हो रहा है, then the standard enthalpy of reaction is equal to the standard enthalpy of combustion. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, कंबशन ऑफ मैथेन. मैथेन का कंबशन एक ही स्टेप में होता है, इसलिए उस स्टेप की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और मैथेन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, एक ही होंगे. तो देखिए ध्यान से, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, राइट. और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है एक ही स्टेप में, इसलिए मैथेन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहें या इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहें, दोनों सेम है और वो आता है आपके पास -890.4 किलो जूल पर मोल. ठीक है, अब आगे देखिए. अब सेकेंड पॉइंट हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए. When the complete oxidation of 1 mole of substance occurs in more than one steps, then the standard enthalpy of combustion is equal to the sum of standard enthalpy of reaction of all the steps involved. जब कभी भी किसी सब्सटेंस के 1 मोल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, तो उस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान, उन सब की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के सम के इक्वल होगा. एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ कार्बन. हम बात करते हैं कंबशन ऑफ कार्बन की, क्योंकि कार्बन का कंबशन 2 स्टेप में होता है. कैसे? स्टेप 1 में क्या होगा, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस, और इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आया फर्स्ट स्टेप के लिए, वो आ गया -110 किलो जूल पर मोल. अब यहां पे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, CO का फॉर्मेशन हुआ, यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ. अब सेकेंड स्टेप में CO गैस हाफ O2 गैस से फिर से रिएक्शन करेगा और CO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा. इस सेकेंड स्टेप के दौरान क्या हो गया, अब कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है, CO2 गैस का फॉर्मेशन हो गया है, और इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया -283.5 किलो जूल पर मोल. ओके, तो कार्बन के कंप्लीट कंबशन के लिए क्या करना होगा, दोनों स्टेप को ऐड करना होगा. दोनों स्टेप को ऐड करेंगे तो क्या होगा, CO गैस कैंसिल हो जाएगा, हाफ O2 गैस मिलके 1 O2 गैस हो जाएगा, CO2 गैस और कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट एज इट इज रहेंगे. तो क्या हो जाएगा, दोनों रिएक्शन को दोनों स्टेप्स को, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद, CO को कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा इस कंप्लीट कंबशन का, वो आएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1, पहले स्टेप की एंथैल्पी चेंज प्लस दूसरे स्टेप की एंथैल्पी चेंज, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए ध्यान से. तो क्या कहा हमने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहें या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कहें, क्या आ जाएगा, -110 प्लस -283.5 किलो जूल पर मोल. प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस गिवन रिएक्शन, इट इज इक्वल टू -110 -283.5 किलो जूल पर मोल. दोनों ऐड कर देंगे, माइनस साइन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है, अब आगे देखिए. The standard enthalpy of formation and the standard enthalpy of combustion are related to each other as follows. हम बात करें कि जब कभी भी सब्सटेंसेस की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी हो और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं. तो देखिए ध्यान से. तो क्या है रिलेशन, standard enthalpy of combustion is equal to submission B standard enthalpy of formation of product minus submission A standard enthalpy of formation of reactant. यानी कि हमारे पास जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करना हो किसी रिएक्शन का, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जितने भी हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद सभी प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करना है. इसी तरह से सभी रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस करना है, तब जाके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ जाएगा. ठीक है, तो यहां पे यही बात कही गई है, वेयर A एंड B आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली. A क्या है, रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और B क्या है,
प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी तरह से स्टूडेंट जब कभी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बीच में रिलेशन बताना हो तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज फॉलोज। जब कभी भी कंबशन की एंथैल्पी आपको दे रखी हो और किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी हो तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री पूरे में दो जगह ही ऐसा होगा कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी में से प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस करेंगे। एक तो होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन के दौरान और एक होगा बॉन्ड एंथैल्पी के दौरान। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने, इस पूरे थर्मोकेमिस्ट्री वाले यूनिट में या इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में अगर हम बात करें तो केवल दो जगह ही ऐसा होगा कि जहां पर रिएक्टेंट की एंथैल्पी में से प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस की जाएगी। वो है एक तो कंबशन की एंथैल्पी हम पढ़ रहे हैं तब, और एक है जब बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तब। इन दोनों जगह रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है, अदरवाइज सभी जगह पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही किया जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंबशन की एंथैल्पी दे रखी हो और आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना हो तो क्या रिलेशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सबमिशन ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सबमिशन बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ए क्या है, ए और बी है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली, राइट। ए क्या है, रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी क्या है, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को एंथैल्पी ऑफ कंबशन से मल्टीप्लाई करने के बाद, सभी को ऐड करने के बाद रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन में से प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन माइनस कर देंगे, तब जाके आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मैथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 290 केल्विन आर माइनस 890.3 किलो जूल पर मोल, माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल एंड माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस, राइट। अब यहां पे क्या है, आपके पास 3 सब्सटेंसेज हैं, मैथेन, ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन। तीनों की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है और आपको इनकी हेल्प से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के तौर पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथेन कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन सेम हो गया, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या उस रिएक्शन में अगर मैथेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मैथेन का फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन आनी चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ मैथेन होता कैसे है। तो मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4 गैस। उसके लिए आपको 2 सब्सटेंस चाहिए, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट और 2H2 गैस। तो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस। और इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहें या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथेन कहें, वो हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास मैथेन, H2 और कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है। तो वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें। कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से। तो फॉर्मूला रखा आपने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और यू कैन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथेन इज इक्वल टू सबमिशन ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए रिएक्टेंट कौन है, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट कौन है, CH4। वैल्यूज पुटअप करते हैं। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथेन हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस 2 मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मैथेन। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथेन क्या आएगा, माइनस 393.5 प्लस 2 इंटू माइनस 285.8 माइनस 890.3 किलो जूल पर मोल। अब थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस 393.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 285.8 से, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 571.6। माइनस माइनस प्लस हो गया, 890.3 आ गया किलो जूल पर मोल। अब ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 393.5 माइनस 571.6 हो जाएगा माइनस 965.1 और प्लस 890.3 किलो जूल पर मोल तो है ही है। माइनस वाला टर्म बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथेन आ जाएगा माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर के सबसे लास्ट टॉपिक की, जो कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन से ही रिलेटेड है और उसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। आपने प्रीवियस क्लासेस में साइंस के अंदर अच्छे से पढ़ रखा है स्टूडेंट्स की कैलोरीफिक वैल्यू हर फ्यूल के लिए डिफाइन की जाती है। हर एक फ्यूल को कैलोरीफिक वैल्यू की बेसिस पर उसकी क्वालिटी को बताया जाता है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो ये होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का और मोलर मास का रेशियो होता है कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल के लिए। ओके, तो क्या कह देंगे? इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस टू दैट ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यानी कि उस सब्सटेंस का जब हमने कंप्लीट कंबशन किया, राइट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑब्टेन की, और उस एंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, हमने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन कराया और मान लिया कि उस दौरान हमको -500 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। तो -500 किलो जूल पर मोल क्या हो जाएगा? कंबशन का एंथैल्पी 500, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लेंगे, साइन नहीं लेंगे। 500 और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। तो 500 को 180 से डिवाइड करेंगे, वो जो आंसर आएगा वो आएगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से आप हर फ्यूल के लिए कर सकते हैं। उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन लीजिए, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, उस मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन लीजिए और उस सब्सटेंस के मोलर मास से उसको डिवाइड कीजिए, वहां से आपके पास उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस टू दैट ऑफ मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। सो कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपॉन मोलर मास। ये क्या डिनोट करता है? कैलोरीफिक वैल्यू इट डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल। किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी फ्यूल की क्वालिटी कैसी है वो बताता है। और कैसे पता चलती है? कि जितना किसी सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही उस फ्यूल की क्वालिटी भी बढ़िया होगी। तो क्या कह देंगे? अ गुड क्वालिटी फ्यूल हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड वाइस वर्सा। एक अच्छे क्वालिटी के फ्यूल के अंदर हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, और ये भी कह सकते हैं कि जितना उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा उस फ्यूल की क्वालिटी भी उतनी ही पुअर होगी, उतनी ही खराब होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कैलोरीफिक वैल्यू एंथैल्पी ऑफ कंबशन से इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है और कैलोरीफिक वैल्यू की बेसिस पे हम किसी फ्यूल की क्वालिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में, और हमने यहाँ पे साथ ही साथ कैलोरीफिक वैल्यू को भी समझा। इन दोनों एंथैल्पी को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा और इनके सारे कंसेप्ट्स को, सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर किया, और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, जिससे कि ये दोनों एंथैल्पीज अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अगर आपको यहाँ पे कोई बात नहीं पता चल रही, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या किसी और टॉपिक पे आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th की केमिस्ट्री के सभी वीडियोस जो अवेलेबल है उनको देखिए, और वहां पे भी कुछ क्वेरी आपकी आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वो भी आपको हम वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।